नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। 10 कदम में सबसे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर के सोपोर में एनकाउंटर हुआ है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। तीनों दहशतगर्द आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से ताल्लुक रखते थे। पुलिस और सीआरपीएफ टीम पर हुए हमले में शामिल आतंकी मुदस्सिर को भी मुठभेड़ में मार गिराया गया। 12 जून को सोपोर में आतंकी हमले में 3 पुलिसकर्मी और 2 आम नागरिकों की मौत हुई थी। मारे गए आतंकियों में एक पाकिस्तानी नागरिक असरार उर्फ अब्दुल्ला भी शामिल है, जो साल 2018 से उत्तर कश्मीर में एक्टिव था। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने 3 AK-47 समेत भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए हैं। और उत्तर प्रदेश में आज से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो रही है। इसे और तेज किया जा रहा है। सीएम योगी का लक्ष्य है कि प्रदेश में 31 अगस्त तक 10 करोड़ लोगों को टीका लगा दिया जाए। इसमें 18 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान पहले ही हो चुका है और आज से प्रदेश में हर दिन 7 लाख लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 1 जुलाई से इसे बढ़ाकर हर दिन 12 लाख डोज करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए प्रदेश में स्टोरेज की व्यवस्था को भी 3 गुना बढ़ा दिया गया है। वैक्सीन लगाने के लिए टीम घर घर जा रही है, लोगों को बुलावा पर्ची भी देगी। साथ ही शहरी क्षेत्रों में हाइब्रिड मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा। वैक्सीनेशन केंद्र पर रजिस्ट्रेशन भी तेज कर दिया गया है। वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए प्रदेश में वैक्सीनेशन सेंटर्स भी बढ़ाए जा रहे हैं, जिसके लिए 12,000 नर्सिंग स्टाफ को लगाया जाएगा। अनामिका सिंह लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन की स्पीड बाकी प्रदेशों की तुलना में पहले ही ज्यादा है और अब लक्ष्य और बढ़ा दिया गया है, लेकिन ये लक्ष्य कितना मुश्किल अगर इस वक्त देखें तो? और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से 31 अगस्त तक 10 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया है। बेशक आपने बिल्कुल सही कहा कि बाकी प्रदेशों को यूपी ने पीछे छोड़ दिया है। जहां पर बाकी प्रदेश वैक्सीन की कमी का रोना रो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में हर दिन लक्ष्य बढ़ाया जा रहा है। जुलाई के बाद अगस्त और अगस्त के बाद सितंबर, इस तरीके से लक्ष्य को इंक्रीज किया जा रहा है ताकि बहुत ज्यादा प्रेशर न पड़ते हुए स्ट्रेटेजिक तरीके से हर क्लस्टर में, हर जिले में, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में वैक्सीनेशन मिल सके सभी को। अभी की अगर बात की जाए तो 21 जून से सरकार का यह प्रयास है कि हर क्षेत्र में लोगों को वैक्सीन मिल सके और अगस्त तक इस टारगेट को 10 करोड़ रखा गया है। प्रयास है कि जब तक थर्ड वेव आए, जिसकी आशंका अक्टूबर के महीने में जताई जा रही है, तब तक मैक्सिमम लोग वैक्सीनेट हो चुके हों। और सबसे ज्यादा चूंकि खतरा बच्चों के ऊपर है, लिहाजा सरकार की चिंता इस बात को लेकर के भी है कि बच्चों को भी के लिए जिस तरीके से वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, उन्हें भी जल्द से जल्द वैक्सीन मिल सके। लेकिन 31 अगस्त तक 10 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है, लिहाजा इस अभियान के लिए जो हेल्थ डिपार्टमेंट के वर्कर्स हैं, उनकी भी संख्या बढ़ाई जा रही है, उनकी भी भर्ती करवाई जा रही है। अनामिका, ये हाइब्रिड मॉडल क्या है जो शहरों में इस्तेमाल किया जाएगा? हाइब्रिड मॉडल ये क्या है? देखिए, इसमें बहुत सारी चीजों को शामिल किया गया है। पहला तो ये क्लस्टर वाइज डिवाइड किया गया है ग्रामीण क्षेत्रों को और शहरी क्षेत्रों को। शहरी क्षेत्रों में सरकार का ये प्रयास है कि अब चलती गाड़ी में लोगों को रोक रोक करके उनको वैक्सीन दी जाए और इसके लिए भी प्रयास ये किया गया कि जो टीमें चल रही थी, जिस तरीके से टेस्टिंग की टीम, आपको याद होगी कि जब टेस्टिंग टीमें घर घर जा करके लोगों को नॉक करके उनको उनकी टेस्टिंग करती थी, ठीक उसी तर्ज पर वैक्सीनेशन को भी आगे बढ़ाने का प्रयास है सरकार का, ताकि लोग जिस चौराहे पर अगर ट्रैफिक जाम में भी हो या फिर रुके भी हुए हो या घर के बाहर हो या दफ्तर में हो, वहीं पर रोक करके उन्हें वैक्सीनेट किया जा सके, सिर्फ और सिर्फ उनके आधार कार्ड को देखते हुए। तो जिस तरीके से सरकार का यह प्रयास है कि मैक्सिमम लोग वैक्सीनेट हो सके, इसको क्लस्टर वाइज डिवाइड करने की बात की गई है। इसके अलावा हाइब्रिड तरीके से प्रयास ये किया गया है कि चीजों को और मॉडर्न बनाया जाए। और सबसे बड़ी बात जरूरत भी है अनामिका, जरूरत भी है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रदेश है, 23 करोड़ की आबादी, और यहाँ पर वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़े, ये वक्त की भी जरूरत है और सीएम योगी ने उसके लिए एक दिशा निर्देश दिए और एक रोड मैप तैयार करके यूपी सरकार इस पर काम कर रही है। धन्यवाद इस वक्त आपका पूरी जानकारी देने के लिए। इधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी सुस्त है। 30 लाख की आबादी वाले रायबरेली जिले में सरकार ने 15 लाख वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लंबी चौड़ी फौज के बाद भी अभी तक जिले में महज 2 लाख लोगों का ही टीकाकरण हो पाया है। इन 2 लाख लोगों में से महज 31,550 लोगों को वैक्सीन की डबल डोज लगी है, जबकि 1,75,885 लोगों ने पहली डोज ही अभी तक लगवाई है।
और बात देश के कोरोना अपडेट की कर लेते हैं। जानना जरूरी है कि मौजूदा वक्त में कोरोना की स्थिति आखिर है क्या। 24 घंटे में कोरोना के 53,556 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में ही 1,422 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। देश में इस वक्त एक्टिव केसेस की बात की जाए तो यह संख्या 7,02,887 है। और उत्तर प्रदेश के लोगों को आज से थोड़ी और राहत मिली है। कोरोना कर्फ्यू में राहत का दायरा बढ़ा दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत मॉल, रेस्टोरेंट और बाजारों को खोलने की इजाजत दी है। अब रात 9 बजे तक, सुबह 7 से रात 9 बजे तक बाजार और मॉल्स खुल सकेंगे। साथ ही रेस्टोरेंट भी 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। और इसी के साथ ये चहल पहल भी आप देख रहे हैं, सड़कों पर चहल पहल बढ़ गई है। हालांकि आशंका है तीसरी लहर की, और ऐसे में बहुत जरूरी है कि जब कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा रही है तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन और सख्ती से किया जाए, वरना अगर तीसरी लहर आती है तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। जी हां, तो लखनऊ में बीजेपी का महामंथन जो है वो लगातार जारी है। मिशन 2022 को लेकर तैयारी है। लखनऊ में बीजेपी का आज से एक बार फिर से महामंथन शुरू हो रहा है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष एक बार फिर लखनऊ में है। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह 3 दिन के दौरे पर लखनऊ है। 23 जून को दोनों संगठन और सरकार के कामकाज की समीक्षा बैठक करेंगे। दोनों नेताओं का 1 महीने में ये दूसरा दौरा है। मंथन के दौरान 2022 का रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। इससे पहले बीएल संतोष ने सरकार और संगठन का फीडबैक लिया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने वो रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मुलाकात की थी दिल्ली जाकर। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से, और अब एक बार फिर से लखनऊ में बैठकों का दौर शुरू हो रहा है। अनामिका सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, पहले 1 महीने के अंदर ये दूसरा दौरा है इन दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण नेताओं का, तो ऐसे में इस बार के दौरे में क्या एजेंडा इस बार के दौरे का? और देखिए, 1 महीने में ये दूसरा दौरा है जहां पर संगठनात्मक कामकाज को लेकर एक बार फिर से फीडबैक लिया जाएगा। हालांकि पिछली बार जब दौरा हुआ था बीएल संतोष का, उसके बाद बहुत सारी चीजें बदल गई है। प्रदेश संगठन में मोर्चों के अध्यक्ष बना दिए गए, इसके अलावा प्रदेश प्रवक्ताओं की टीम बना दी गई, ए के शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया। बड़े डेवलपमेंट्स इस बीच में हुए और ये मुद्दा तब भी उठाया गया था जब बीएल संतोष यहाँ पर आए हुए थे। और एक बार फिर से बीएल संतोष लखनऊ में मौजूद है। करीब 9:30 बजे वो पार्टी कार्यालय पर पहुंचे थे। उनके साथ राधा मोहन सिंह जो कि यूपी के प्रभारी हैं, वो भी वहां पे पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा उनके पहुंचने से पहले ही सुनील बंसल जो कि प्रदेश संगठन मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, वो भी पार्टी कार्यालय पर पहुंच चुके हैं। यानी कि शीर्ष नेताओं के बीच में बैठक शुरू हो चुकी है लगभग। हालांकि इस बीच कोई मिनिस्टर इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। बताया यह जा रहा है कि मिनिस्टर्स अपने समय के अनुसार जब उनको बुलाया जाएगा किसी भी बात को पूछने के लिए या निर्देश देने के लिए, तो अपने टाइम के अकॉर्डिंगली वो यहां पर आएंगे और इस बैठक में शामिल होंगे। फिलहाल तमाम संगठन के ठीक है अनामिका, आप इस बैठक पर अपनी नजर बनाए रखें। यहां से क्या निकलकर बाहर आता है वो भी आपसे आगे जानकारी लेते रहेंगे। इस वक्त बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी और पूरी बातचीत के लिए। इधर लखीमपुर खीरी में एक 8 साल की बच्ची का शव संदिग्ध हालत में बरामद हुआ है। उससे पहले आपको बता दें, ये 8 साल की बच्ची है। संदिग्ध परिस्थितियों में इसका शव बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक बच्ची बकरी चराने गई थी, जिसका शव गन्ने के खेत में मिला है। शुरुआती जांच में गला दबाकर हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने जांच के लिए 5 टीम का गठन भी किया है। परिजनों ने बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। दिल्ली से बड़ी खबर, यहां के उद्योग नगर में जूता फैक्ट्री में आग लग गई है। दमकल की 24 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी है। इंडस्ट्रियल एरिया की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की। धुआं ही धुआं आपको नजर आ रहा होगा। दरअसल यहां पर जूता फैक्ट्री में आग लग गई है। इस आग को बुझाने की कोशिश चल रही है। काला धुआं इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जो कि फैक्ट्री से लगातार बाहर निकलता हुआ, और आग बुझाने की कोशिशों में दमकल विभाग की गाड़ियां लगी हुई हैं। 24 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने की मशक्कत कर रही हैं। आग कैसे लगी यह भी साफ नहीं है, लेकिन फिलहाल फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने की कोशिश चल रही है। ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। मामला थाना बीटा 2 इलाके का है, जहां पर डाढ़ा
गोल चक्कर के पास चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। आरोपी साजिद शार्प शूटर है, जिस पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम रखा था। इस पर हत्या और हत्या की कोशिश जैसे 12 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद की गई। बदमाश आता हुआ दिखाई पड़ा मोटरसाइकिल पर, उसको रोकने का प्रयास किया गया, वो नहीं रुका। पुलिस पार्टी द्वारा उसका पीछा किया गया तो सर्विस रोड पर आ करके पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग करने लगा। पुलिस पार्टी ने भी काउंटर एक्सचेंज में गोली चलाई, जिससे उसके पैर में गोली लगी है। उसको अस्पताल भेजा गया है। इससे गहन पूछताछ की जा रही है। अन्य भी जो घटनाएं होंगी उसके आधार पर इसके विरुद्ध कार्रवाई की। उधर सहारनपुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां पर थाना बेहट इलाके के करौंदी गांव में हाई टेंशन तार टूटने से बड़ा हादसा हुआ। ये तार जानवरों के ऊपर गिरा। 15 जानवरों की मौत हो गई। 2 गाय, 9 भेड़ और 4 बकरी की मौत हो गई है, जबकि गांव के कई लोगों की जान बाल बाल बची है। गांव वालों के मुताबिक जर्जर तारों की शिकायत बिजली विभाग से कई बार की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उधर बिजनौर में भी करंट लगने से मौत हो गई है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में एक युवक आ गया, जिसकी जान चली गई। पेड़ से आम तोड़ते वक्त हादसा हुआ। ये युवक हाई टेंशन वायर की चपेट में आ गया, जिसके बाद आग लग गई। झुलसने से मौके पर ही युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना नजीबाबाद के रायपुर मार्ग का ये मामला है। इधर कासगंज में एक अधेड़ की गोली मारकर हत्या की खबर आ रही है। पुलिस के मुताबिक घटना आपसी रंजिश की वजह से हुई। पुलिस के मुताबिक सतीश जेल से छूटकर पहली बार घर आया था, जिसके बाद राजू नाम के शख्स ने सतीश से अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उसे मार डाला। पुलिस ने बताया कि सतीश भी हत्या के आरोप में जेल में बंद था। जेल से वापस आने के बाद ही उसकी राजू ने हत्या कर दी। घटना के बाद गांव में पुलिस तैनात है, वहीं आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने मृतक को पोस्टमार्टम के लिए उसके शव को भेजा है। घटना की जांच में इस वक्त पुलिस जुटी है। उधर कानपुर देहात में एक प्रधान पर दबंगई का आरोप लगा है। आरोप है कि प्रधान ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर एक महिला के साथ जबरन संबंध बनाने की कोशिश की और विरोध करने पर बेरहमी से उसकी पिटाई की और फिर फंदे से लटका दिया। ग्रामीणों की मदद से महिला को फंदे से उतारा गया, हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। महिला के पति का आरोप है कि ग्राम प्रधान पहले भी उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म की कोशिश कर चुका है। पुलिस का कहना है कि शिकायत के बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन परिजनों का आरोप है कि सिकंदरा कोतवाली में शिकायत देने के बाद भी अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। अभी ये जांच का विषय है। अभी पुलिस को पता चला है, पुलिस वहाँ पर उपस्थित हुई है और उसमें जो भी विधिक कार्रवाई होगी की जाएगी। सर, वहीं मृतक महिला के पति का आरोप है कि निवर्तमान प्रधान जो है उसके द्वारा रेप का प्रयास किया गया, जिसमें विफल होने पर उसने उसके साथ मारपीट की और गला घोट की हत्या की गई। इस संबंध में उनसे प्रार्थना पत्र मांगा गया है और उस पर जो यथोचित कार्रवाई होगी विधिक वो की जाएगी। इधर खबर बहराइच से, जहां पर पुलिस और गौ तस्करों के बीच एनकाउंटर हुआ है और इस मुठभेड़ में एक तस्कर के पैर में गोली लगी, जिसे पुलिस ने इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया। घटना में 4 गौ तस्कर भागने में कामयाब रहे। पुलिस तीनों फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। मुकदमा अपराध संख्या 344/21 भूगत निवारण अधिनियम में वांछित जो अभियुक्त हैं वो नहर पटरी के पास होने की संभावना है। उस सूचना पर विश्वास करके ये बेलवा साइफन के पास जब पहुँचे तो वहाँ पे कुछ बदमाशों की आहट लगी। उन बदमाशों को जैसे ही रोका गया, ललकारा गया, तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ अपने बचाव में फायर किया, जिसमें कि एक अभियुक्त को गोली लगी। अभियुक्त को नियमानुसार चिकित्सीय उपचार के लिए सीएचसी नानपारा में दाखिल कराया गया है। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। न्यूज़ 18 के एंकर हंट मैं भी एंकर में आप भी हिस्सा ले सकते हैं। लॉग इन करें news18.com/मैं भी एंकर और अपना 1 मिनट का वीडियो किसी भी सब्जेक्ट पर बनाकर इस पर अपलोड कर दें।
और अब बिकरू कांड से जुड़ी बड़ी खबर है। बिकरू कांड में बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है और खबर यह है कि सभी आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। बिकरू कांड में इस वक्त जेल में 44 आरोपी बंद हैं। आईजी कानपुर मोहित अग्रवाल ने ये जानकारी दी है कि सभी के खिलाफ अब एनएसए लगाया जाएगा और एक्शन लिया जाएगा। अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ फोन पर मौजूद है। अमित, एक बड़ा फैसला लिया गया है, लेकिन कई ऐसे लोग भी, खासकर अब अगर हम शुभी की बात करें, वो भी जेल में इस वक्त बंद है, तो सवाल उठेंगे कि क्या सब पर एनएसए लगेगा? देखिए मेनका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 जुलाई को जिस प्रकार से ये खूनी खेल खेला गया था, उसके बाद से पुलिस ने सारी घेराबंदी की, चाहे वो एसआईटी की जांच की हम बात करें और पुलिस की बात की जाए तो इसके आईजी मोहित अग्रवाल ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। जितने भी इसके आरोपी हैं और इसमें से 50 लोग टोटल अरेस्ट हुए थे, इसमें 6 की मौत हो चुकी है, 44 वो लोग हैं जो सलाखों के पीछे हैं। इन सब पे एनएसए लगेगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी, शुभम दुबे से इसकी शुरुआत हुई है और ऐसा आईजी मोहित अग्रवाल कहना है कि अब और 43 लोगों पर भी एनएसए की कार्रवाई की जाएगी, ताकि आने वाले समय में नजीर पेश की जा सके कि जो कानून का उल्लंघन करेगा उसकी इससे बुरी सजा होगी। जी जमीन, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक ने मिलकर एक अभियान की शुरुआत की है, जिसका नाम है संजीवनी, अ शॉट ऑफ लाइफ। इस अभियान को आप भी सपोर्ट करें। इस वक्त संजीवनी कोरोना वैक्सीन ही है, तो जब भी आपकी बारी आए तो आप वैक्सीनेशन जरूर करवाएं।